सब्सक्राइब कीजिए एसएम एजुकेशन को एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। पाश्चात्य काव्य चिंतन के आधार पर काव्य प्रयोजन संबंधी मतों पर विचार कीजिए। आज हम इस प्रश्न के उत्तर को मैं श्रीलता महाराणा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सृष्टि के आरंभ में जब मानव सभ्यता ने अपने नेत्र उन्मीलित किए तो मानव पर धर्म का इतना अधिक आतंक था कि वो हर चीज़ को उसी के आलोक में देखता था। यानी जब मनुष्य ने अपनी आंखें खोली तो उसे समाज में धर्म जो है समाज में मिली और उसी के आतंक से, उसी के डर से हर चीज़ को वो उसी नज़र से देखता रहा। काव्य को भी उसने धर्म और धार्मिक सिद्धांतों के साथ जोड़ दिया और काव्य को धर्म प्रचार या मानव कल्याण का साधन माना। तो क्योंकि सृष्टि में धर्म का इतना आतंक था तो यहाँ पर जो साहित्य भी था और जो काव्य था वो भी धर्म से और धार्मिक सिद्धांतों से जुड़ा रहा। कालांतर में उसकी तीव्र प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कला को नीति, उपदेश, धर्म प्रचार, मानव कल्याण आदि से बिल्कुल अलग समझा जाने लगा। यानी इतनी तीव्रता थी कि फलस्वरूप कला को नीति, उपदेश, धर्म प्रचार, मानव कल्याण आदि से बिल्कुल अलग समझा जाने लगा और कला के लिए का सिद्धांत सामने आया। कुछ विद्वानों ने इन दोनों सिद्धांतों का समन्वय करने की चेष्टा की और यह मत व्यक्त किया कि कला या काव्य में जीवन और कला दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। सारांश यह है कि पश्चिम में काव्य के प्रयोजन के संबंध में दृष्टि बदलती रही है। प्राचीन यूनान में हेसियोड ने माना था कि काव्य का प्रयोजन उपदेश देना है और होमर ने कहा था कि उसका उद्देश्य आनंद देना है। दो प्राचीन जो काव्य शास्त्र है यूनान और एक है हेसियोड, दोनों का मत अलग था। यूनान का मत था कि काव्य जो है उपदेश देने के लिए प्रयोग होता है और होमर का था कि काव्य जो है आनंद देने के उद्देश्य में होता है। प्लेटो दार्शनिक, समाज सुधारक और आदर्श राज्य की स्थापना का स्वप्न देखने वाला आदर्शवादी राजनीतिज्ञ था। तो प्लेटो जो थे वो दार्शनिक थे, समाज सुधारक थे और आदर्श राज्य की स्थापना करने वाले आदर्शवादी राजनीतिज्ञ थे। उसने काव्य का विवेचन सौंदर्य शास्त्र या काव्य शास्त्र की दृष्टि से न करके समाज सुधारक की दृष्टि से किया। प्लेटो ने जो काव्य को सौंदर्य या काव्य शास्त्र की दृष्टि से ना करके उन्होंने इसे समाज सुधारक के दृष्टि से किया। अतः वो लोक मंगल को काव्य का चरम प्रयोजन मानता है। यानी जिस काव्य से लोक मंगल हो या लोगों का मंगल हो उसी दृष्टि से देखने लगे और उसी को ही काव्य प्रयोजन वो मानने लगे। वह कवि को स्पष्ट शब्द में आदेश देते हैं। प्लेटो कवि को स्पष्ट शब्दों में आदेश देते हैं। नो पोएट इज टू कंपोज एनी वर्सेस विच ऑफेंड द व्यूज ऑफ लॉ एंड द जस्टिस। प्लेटो जो कवि को स्पष्ट शब्द में आदेश देते हैं, नो पोएट इज टू कंपोज एनी वर्सेस विच ऑफेंड द व्यूज ऑफ लॉ एंड द जस्टिस। वह कविता को उसी सीमा तक ग्राह्य मानता था जिस सीमा तक वो राज्य और मानव जीवन के लिए शुभ और उपयोगी हो। काव्य का जो सीमा है, काव्य की सीमा है जो मानव जीवन के लिए उपयोगी हो, शुभ हो, उसी को वो मानते थे। वो काव्य का प्रयोजन इंद्रिय आनंद न मानकर बुद्धिजन्य आनंद मानता है। यानी काव्य सुनने से केवल इंद्रिय आनंद ना मिले वो नहीं समझते हैं, ये बुद्धिजन्य आनंद भी हो, बुद्धि भी से विकसित हो, ये मानते हैं। उसकी निश्चित धारणा है कि काव्य धार्मिक तथा नैतिक होना चाहिए। जो काव्य है वो धार्मिक और नैतिक होना चाहिए।
प्लेटो के बाद उनके शिष्य अरस्तु ने काव्य के दो प्रयोजन माने हैं। प्लेटो के जो शिष्य है अरस्तु, उन्होंने काव्य के प्रयोजन दो प्रकार के माने हैं। पहला है ज्ञान अर्जन यानी शिक्षा, और दूसरा है आनंद यानी जिससे आपको आनंद मिल सके। उन्होंने संतुलित मध्य मार्ग ग्रहण करते हुए शुद्ध व्यवहारिक दृष्टि अपनाई और आनंद को अत्यधिक प्रयोजन मानते हुए भी शिक्षा का महत्व स्वीकार किया। उनके आनंद का स्वरूप तो न तो आध्यात्मिक है और न मनोविनोद, न इंद्रिय है, न ही बौद्धिक। वास्तव में वो प्रत्यभिज्ञान का आनंद है, कल्पना का आनंद है और इंद्रिय आनंद से भिन्न है। लोंजाइन्स से पूर्व साहित्यकार का कर्तव्य समझा जाता था शिक्षा देना, आह्लाद प्रदान करना और अपनी बात मनवाना। लोंजाइन्स को इससे संतोष नहीं हुआ। उसने कहा कि काव्य का चरम उद्देश्य चरमोल्लास प्रदान करना है, तर्क द्वारा अपनी बात मनवाना नहीं। लोंजाइन्स की दृष्टि में काव्य का प्रमुख प्रयोजन आनंद प्रदान करना है। मम्मट के शब्दों में पाठक को विगलित वेद्यांतर करना है। स्टोइक दार्शनिक ने काव्य प्रयोजन नीति शिक्षा माना था और क्लियोदोरस तथा एरातोस्थेनेस ने आनंद को महत्व दिया था। पर नियोतामेस ने कहा कि काव्य का प्रयोजन नीति शिक्षा तथा आनंद का समन्वय करना है। होरेस अनुतालमेस से प्रभावित था, अतः उसने भी वह समन्वय भावना अपनाई। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो काव्य शास्त्र हैं उनका मत जो है काव्य को लेकर भिन्न भिन्न है। कवि का उद्देश्य था तो या तो उपयोगी होता है या आह्लाद, या फिर वो उपयोगी और आह्लाददायी का समन्वय कर देता है। जो कवि उपयोगी और मधुर का संश्लेषण करता है वही सफल होता है। वो काव्य का प्रयोजन राष्ट्र की संस्कृति को अक्षुण्ण रखना, समाज को बर्बरता से मुक्त करना मानता है। एक और वीर हृदयों में शौर्य का संचार करना तथा दूसरी ओर श्रम से परिचित व्यक्तियों को आह्लाद प्रदान करना मानता है। नव्य शास्त्रवादी युग में कुछ विद्वानों का मत था कि काव्य का प्रयोजन आनंद प्रदान करना है, पर अधिकांश का मत था कि नैतिक उपयोगिता ही उसका परम लक्ष्य है। उन्होंने यद्यपि आनंद और नित्योपदेश दोनों का समन्वय भी किया, पर बल नित्योपदेश पर ही रहा। ड्राइडन ने काव्य के प्रयोजन के संबंध में लिखा है, टू टीच डिलाइटफुली इज द फंक्शन ऑफ द पोइट्री, अर्थात कविता का प्रयोजन मधुर रीति से शिक्षा देना होना चाहिए। इस कथन से लगता है कि वो शिक्षा तथा आनंद दोनों को समान महत्व देता था, पर आगे की उसकी व्याख्या स्पष्ट बताती है कि वो आनंद को प्रमुख तथा शिक्षा को गौण मानता था। ये जो है ड्राइडन की बात है। वो कविता की सफलता इस बात से मानते हैं कि वो आत्मा को प्रभावित करे और पाठक के मनोभाव को उद्वेलित करे। 18वीं शताब्दी में जर्मन विद्वान शिलर ने काव्य और कला के संबंध में जो मत प्रकट किया उसे भी आनंद पर बल दिया गया है। समस्त कला का लक्ष्य है आह्लाद, क्योंकि मानव सुख से अधिक उदात्त और गंभीर समस्या अन्य कोई नहीं है। 19वीं शताब्दी में यह धारणा और भी प्रबल हो गई। कॉलरिंस, वर्ड्सवर्थ, शैली तथा अन्य स्वच्छंदवादी कवियों ने काव्य का प्रयोजन आह्लाद ही माना। कॉलरिंस ने कहा, कवि अपने पाठक को नीति का उपदेश देता है, पर इससे उद्देश्य का प्राथमिक माध्यम है आनंद। वो आनंद सौंदर्य के माध्यम से ही प्राप्त होना चाहिए। उसका मत है कि जहाँ सौंदर्य होगा वहीं आनंद होगा। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि काव्य सत्य और सौंदर्य के माध्यम से आनंद प्रदान करता है। आनंद के अतिरिक्त वो काव्य के
उपयोगितावादी पक्ष का भी समर्थन करते हैं। उनकी दृष्टि में काव्य की उपयोगिता यही है कि वो पाठक के हृदय पर सद प्रभाव डाले, उनका ज्ञान वर्धन करे। उनके मतानुसार सच्चे कवि का कर्तव्य पाठकों की भावनाओं का परिष्कार करना है, उनकी भावनाओं को अधिक संतुलित, शुद्ध और प्रकृति के अनुरूप बनाना है। रीडर्स मस्ट बी humbled and humanized in order that they may be purified and exalted। सारांश यह है कि वर्dsworth की दृष्टि में काव्य का प्रयोजन नीति और आनंद दोनों थे। ले हंट ने कविता का प्रयोजन आह्लाद और उत्कर्ष माना है। सारांश यह है कि 19वीं शताब्दी में काव्य का प्रयोजन आनंद और उल्लास के साथ साथ शिक्षा माना जाता रहा, पर जहाँ नवशास्त्रवादियों ने का बल नित्य उपदेश पर अधिक रहा, वह स्वच्छंदतावादी ने आनंद तत्व को प्रधानता दी। रोमांटिक विचारधारा के युग के उपरांत पुनः लोक मंगलवादी विचारधारा का प्राबल्य दृष्टिगत होता है। रस्किन साहित्य का ध्येय अधिकाधिक जन समुदाय का अधिक से अधिक हित मानते थे। टॉल्स्टॉय कला को मानव एकता का साधन मानते थे। अंत में यह आनंद नहीं बरं मानव एकता का साधन है, जो मानव को सह अनुभूति द्वारा परस्पर संबंधित करती है। मैथ्यू आर्नल्ड भी इस दृष्टिकोण से समर्थक है। उनकी दृष्टि में साहित्य का आदर्श तथा कसौटी लोक मंगल होना चाहिए। काव्य का प्रयोजन आनंद न होकर मानव का आत्मविकास और समाज का उत्थान होना चाहिए। उनका विचार था कि नीति के प्रति विरुद्ध जीवन के प्रति विरुद्ध है, नीति के प्रति विरुद्ध जीवन के प्रति विरुद्ध है। उन्होंने उमर ख़याम की इस उक्ति का खंडन किया कि जो समय हमें गिरजाघरों में व्यर्थ गवाया, उसकी क्षतिपूर्ति आओ हम मदिरालय में करें। उपयुक्त उदाहरणों से ऐसा लग सकता है कि आर्नल्ड की दृष्टि में नीति का ही महत्व था, आनंद का नहीं। पर वस्तुस्थिति इसके विपरीत है। शिलर के सामने आर्नल्ड भी कला को आनंद के चरणों पर समर्पित मानता है। उपयुक्त कला वही है जो परम आनंद की सृष्टि करे। इस प्रकार आर्नल्ड काव्य का प्रयोजन आनंद तो मानता है, पर वह बल नीति तथा समाज कल्याण पर ही देता है। हम कह सकते हैं कि आर्नल्ड नीति सापेक्ष आनंद को काव्य का प्रयोजन मानते थे। 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में यह मत प्रस्तुत किया जाने लगा कि कला और नीति में कोई संबंध नहीं है, ये एक दूसरे से अलग चीज़ है और उनका क्षेत्र भी भिन्न है। अतः साहित्य को लोक मंगल की कसौटी पर अच्छा या बुरा बताना उचित नहीं है। स्वनबर्न ने इसी मत का प्रतिपादन करते हुए कहा, कला का मूल्यांकन करने के लिए नैतिक मूल्य का आधार ठीक नहीं, वह आवश्यक है। इसके उपरांत वाल्टर पेटर, ह्रिस्लर आदि ने नए ढंग से और अत्यंत तीव्र शब्दों में कला के लिए सिद्धांत का प्रवर्तन किया। ऑस्कर वाइल्ड तथा डॉक्टर ब्रेडले ने भी इसका समर्थन किया है। उनका मत है कि कवि या कलाकार कविता या कलाकृति की रचना करते समय कोई निश्चित प्रचारवादी उद्देश्य लेकर नहीं बैठता। कवि की प्रतिभा पर कोई नीति बंधन नहीं होना चाहिए, उसका स्वच्छंद प्रस्फुटन होना चाहिए। कलाकार का उद्देश्य काव्य या कला की सृष्टि होता है, अतः उसे किसी प्रयोजन का शिकार नहीं होना चाहिए। बात कुछ सीमा तक सही है, पर प्रथम तो कभी भी सामाजिक प्राणी है, वह समाज और उसकी समस्याओं से निर्लिप्त नहीं रह सकता है। यदि काव्य का विषय जीवन होगा तो उसमें जीवन की विवेचन भी होगी। जहाँ जीवन की विवेचन होगी वहाँ उसके असद पक्ष की आलोचना और सद पक्ष की अभ्यर्थना भी होगी। अतः काव्य
को जीवन नीति से अलग करना असंभव है। I.A. रिचर्ड्स ने कला के लिए सिद्धांत को न मानकर काव्य के लिए नैतिकता को और उसके सही अर्थ में ग्रहण किया। रिचर्ड्स ने वैज्ञानिक पद्धति से काव्य की व्याख्या करते हुए कहा कि कविता का लक्ष्य विरुद्धों से सामंजस्य स्थापित करना। कला अनुभूति और सौंदर्य अनुभूति जीवनानुभूति से भिन्न नहीं है। कला का प्रयोजन है मानवों में सामंजस्य और संतुलन स्थापित करना। वो आवेगों की शांति को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। अरस्तु विचरण के द्वारा भावों के उपशम की बात कहकर भी आनंद का खंडन नहीं करते, किंतु रिचर्ड्स के मत से आनंद नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। काव्य का चरम मूल्य है कलात्मक परितोष और भाव परिष्कार। T.S. इलियट ने मैथ्यू आर्नल्ड के नैतिकवाद की कठोर आलोचना की और स्वच्छंदतावादी दृष्टि का विरोध करते हुए गैर रोमांटिक दृष्टि अपनाई। सृजन के दो उद्देश्य हैं, साहित्य का बोध और आस्वाद। मार्क्सवाद साहित्य के समाज परिवर्तन का अस्त्र मानते हैं, साहित्य द्वारा जन जागरण पर बल देते हैं। वह पूंजीवादी व्यवस्था और समानतावादी का विरोध है तथा सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति होने के कारण वर्ग विहीन समाज की स्थापना का पक्षधर है। उसके अनुसार साहित्य का उद्देश्य है मानव समाज का कुशोषण, उत्पीड़न, अन्याय, अनीति और अनैतिक के प्रति जागरूक करना, इनके विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा देना, जीवन के यथार्थ का चित्रण करना, जीवन सौंदर्य का उद्घाटन करना। उसके मूल्य उपयोगितावादी है। मार्क्सवादी चिंतक साहित्य का उद्देश्य वर्गहीन समाज की स्थापना करना, शोषण उत्पीड़न का विरोध करके मानव कल्याण की भावना की अभिव्यक्ति करना। वे कलावादी मूल्यों से अधिक महत्व मानववादी, भावनावादी, उपयोगितावादी या सामाजिक मूल्यों को महत्व देते हैं। मनोविश्लेषणवादी मानते हैं कि चेतन और अवचेतन मन में दमित काम वासना है, अनेक रोग व्याधियों, मानसिक विक्षोभ और मानसिक कष्टों का कारण है। फ्राइड मानता है कि इसका संबंध हो सकता है साहित्य द्वारा, इसके रेचन तथा उदात्तीकरण द्वारा। अतः काव्य का प्रयोजन है मानव मन की भीतरी विकृतियों से मुक्ति दिलाना, चित्त का सम्मान करना, श्रृंगार परक काम वासना की तृप्ति करने वाले नाटकों को देखकर कहानी, उपन्यास, काव्य के अध्ययन से मानव की काम वासना परिष्कृत होती है। एडलर साहित्य को ग्रंथियों से मुक्ति दिलाने का माध्यम मानता है, अतः वह भी कला और कविता का प्रयोजन भावों और विचारों का परिष्कार करना मानता है। उनके अनुसार कला और काव्य का प्रयोजन है पाठक को मानसिक संतुलन प्रदान करना, उसके मानसिक रूप में स्वस्थ बनाना, मानसिक रूप को स्वस्थ बनाना। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र में काव्य प्रयोजन के संबंध में 3 प्रकार के मत या विचार हैं। पहला, एक मत के अनुसार काव्य का प्रयोजन लोकमंगल है। प्लेटो, रस्किन, टॉल्स्टॉय इस मत के प्रमुख अनुयायी है कि लोकमंगल काव्य का जो प्रयोजन है लोकमंगल है। ये प्लेटो, रस्किन और टॉल्स्टॉय का मत भी है। दूसरा है नीति तथा काव्य का कोई संबंध नहीं, आनंद प्राप्ति ही काव्य का प्रयोजन है। स्वच्छंदतावादी आचार्य और कवि इस मत के समर्थक हैं। उधर कलावादी आचार्य कला तत्व के प्रमुख मानते हैं। उनकी दृष्टि में कविता भाषिक संरचना है और कवि अपनी अनुभूति को भाषा के विविध प्रयोगों तथा शिल्प की कला विद्या अपनाकर परिष्कृत करता है। तीसरे मत के अनुसार काव्य का प्रयोजन है नीति सापेक्ष आनंद। अरस्तु, ड्राइडन, मैथ्यू आर्नल्ड इस मत को मानने वाले हैं। तो हमने ये देखा कि पाश्चात्य विद्वानों द्वारा काव्य चिंतन के आधार पर काव्य प्रयोजन संबंधी मत पर विचार कीजिए, यानी विभिन्न प्रकार के काव्य शास्त्र ने हमने देखा, जिस तरह से प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइन्स, स्टोइक, उसके बाद ड्राइडन, और ड्राइडन के बाद आपका रोमांटिक कवि शैली
हाँ, इन सबके मत विभिन्न प्रकार के हैं कि जो काव्य का प्रयोजन विभिन्न जगहों में विभिन्न प्रकार का है। रिचर्ड्स, आइए रिचर्ड्स और रिचर्ड्स, टी.एस. इलियट, हम ये सब के मत अलग अलग है, मार्क्सवादी अलग है, और ये सबका सम्मिश्रण होने के बाद जो निष्कर्ष निकला है, ये तीन जो पॉइंट में हमने आपको बताए हैं। तो इनके जो काव्य शास्त्रों के जो नाम है उन्हें, और उन्होंने जो मत दिया है, आप इसे विस्तृत से लिखकर पढ़िए, जो आपको समझ में आ जाएगा और परीक्षा के लिए आप तैयार कर पाएंगे। तो धन्यवाद, आप इसे पढ़िए, ज़रूर ये आपके परीक्षा में सुनने से आपको ध्यान में आएगा और काम में आएगा। और इसे सुनने के बाद आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे मुझे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। धन्यवाद।